भारत मृदा के मुख्य प्रकार पर्वत व वन ग्रीन वाले से दर्शाया गया। जलोढ़ को ये हल्के से दर्शाया गया। लाल व पीली मिट्टी को लाल रंग से और काली मिट्टी को थोड़े काले रंग से दर्शाया गया है। लेटराइट मिट्टी को थोड़े हल्के से लाल रंग और शुष्क को हल्के पीले रंग से दर्शाया गया है। ये आपके डाई मैप में दिया गया है। चला जाता है नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसा ढालभंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटक के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ या बांगर और नया जलोढ़ जो खादर। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाली क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व तो भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं की सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगड मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों के काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं। और लावा, ये काली मृदा की मैप रहा आपके सामने। लावा जनक शैलों से बने हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरार पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसीलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती हैं। लाल व पीली मृदाएं, लाल मृदाएं दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रेवदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रुवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH <6.0 होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भाग तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क की मात्रा लेटराइट मृदा ये है। प्रारंभ में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। स्थल रूप
पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती हैं। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर इन मृदाओं का कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। मरुस्थल मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतना अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने के नमक भी बनाए जाते हैं। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम, ये मृदा मरुस्थलीय मृदा है जो ये राजस्थान स्पेशल करके मिलती है की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंततः स्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं की गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढाल पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिक एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपान और जड़ों पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनाने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे ये मृदा अपरदन है। नीचे पानी रहता है, उसे कट करता है, मिट्टी गिरती चली जाती है नदी में, तो ये मृदा अपरदन है। पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिनमें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि वेटलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ड रेविन भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन शीट, ये रहा मृदा अपरदन इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बनी जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कंट्रोलर प्लगिंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों की कतार में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट में खला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टिकों के पश्चिमी भारत में रेत के टीले से स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर्यावरण, भारत के पर्यावरण की दशा, सुखोमा, जरी गांव और झाबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखोमाजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर
हो गया। पर्यावरण के पुनर्जन्म से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार की परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुखोमाजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोग द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश की 29 लाख को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा भरा भरा बना रहे हैं। ये हे भगवान अभी तक भ्रम है। समुदाय, ठेकेदार, नौकरशाही, भारत सरकार परियोजना, सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, CSE, नई दिल्ली। वन एवं वन्य जीव संसाधन। नारक। हे मेरे ईश्वर, लपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित कर दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वन, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित कर दें। स्रोत: पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग का लेप्चा लोक संगीत। इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यहाँ पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसकी विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण वायु जिसे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। परंतु पौधे, पशु व सूक्ष्मजीव इनका पुनर्सृजन करते हैं। वो वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये आकार और कार्य में विभिन्न हैं परंतु अंतःनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास की नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविधता, वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी इस असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। क्रियाकलाप अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंध पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। कुछ अनुमान यह कर सकते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जाति है तो 20% स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा है। 10% तो वनस्पति जाति, 20% स्तनधारियों की लुप्त होने का खतरा। तो इनमें से कई उपजातियां जो तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयली और जंगली चित्तादार उल्लू और मुधुका, इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और हुबरिडिया हेप्टा न्यूरोन घास की एक प्रजाति है। जैसे पौधे शामिल हैं वास्तव में
कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है, और हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है यह विचलित कर देने वाली बात है। देश में अन्य आवरणों के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार, ये रहा आपका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्रफल में 3775 वर्ग किमी की वृद्धि हुई, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य जातियाँ, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसा पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेंटस इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां, वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गद्दा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई मणिपुरी हिरण, संघाई या मणिपुरी हिरण इत्यादि प्रकार की जातियां उदाहरण के लिए हैं। सुभेद वेलनेरेबल जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदल जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। स्थानीय जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने में के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीपीय या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल हैं। एशियाई चीता कहाँ चले गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख की कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के कीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीता अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्रों का शिकार की उपलब्धता कम होने से लगभग लुप्त हो चुकी। वर्तमान भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1992 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जाति और प्राणी जाति का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन कर रहे हैं। ये आपका पूर्वी घाटी पूर्वी घाट पर पाए जाने वाली एक दुर्लभ साइकेड। कर्नाटक में पाए जाने वाली हेट्रोमीट्रस कार्नारेनिस, पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में पाए जाने वाला आर्कलैंडिक थाइनोकोरिया, गैम्बल
पोएस, जिसका उपयोग चटाई व कटोरी बनाने में किया जाता है, टोकरी बनाने में किया जाता है। एम्बिलिकिया, राई बीज कच्चे फलों वाला संकटग्रस्त औषधि लता। दिया है कि हमें लकड़ी छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन इत्यादि, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन जीवन से प्राप्त होती हैं। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वन की सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1991 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र कृषि में भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों के, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। क्या उपनिवेश वन नीति को दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ के दूसरे जाति खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागौन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1992 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किमी से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएंगे। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया है। कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, के आवागमन मार्ग को बाधित किया गया। वनों से बहुत से वन अधिकारी और प्राणविद यह मानते हैं कि वन संसाधन की बर्बादी से पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेजी से विकसित होते हैं। औद्योगिकी, शहर अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। हिमालयन येव संकट में हिमालयन येव चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों, शांति घाटी के मुखली नर्सर में आदिवासी युवतियां बांस के पौधे लगाते हैं। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं। ये सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुए आदिवासी महिलाएं और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इससे बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यह के हजारों पेड़ सूख गए हैं। भारत जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव की आवास का बिना, जंगली जानवरों को मारना व अखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दवा नल
आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव का जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरणीय विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक को औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत संसाधन उपयोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार ज़्यादा भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों के पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि वेटलैंड सूखी चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडी प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुके हैं और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ों पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति व वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। क्रियाकलाप क्या आपने अपने आसपास की ऐसी गतिविधियों देखी हैं जिसमें जैव विविधता कम होती है? इस पर टिप्पणी लिखिए और इनकी गतिविधियों को कम करने का उपाय सुझाइए। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जैव संसाधन का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ी हुई है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियों और वन पर आधारित समुदाय निर्धत होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हंसियों पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीबी वर्ग में भी महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाज में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं की इकट्ठा करने का मुख्य जिम्मेदार महिलाओं की होती है। जैसा कि इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनके संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीबी तबके के सबसे अधिक प्रभावित करता है। इन स्थितियों में गरीबी, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीपीय में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हम वनों और वन्य जीवन की संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे तथा जीवन में शांति, संसाधन, जलवायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन्स यानी जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर करते हैं। 1960 से और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवन के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में संरक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार की प्रतिबंधता पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्यों की सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार सेंक्चुरी स्थापित किए, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार
ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों के संरक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण और हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणी जल मगरमच्छ और घड़ियाल। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडे और हिरण, एशियाई शेर और वन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन, बस्टर्ड और हिम तेंदुए आदि के शिकार के व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाना कानूनी संरक्षण दिया गया। बाघ परियोजना। वन्य जीव संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या वृद्धि की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी पहाड़ियों और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधि में प्रयोग के कारण यह जातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों की आवासीय उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण एकमात्र संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, सेनकल्ट्री, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों का गहन से खोज की जा रही संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रेन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गईं। क्रियाकलाप। भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और उनकी जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधन को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवों या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा वन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्रों में आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्य जाता है। घड़ियाल ऑन अ ब्रिंक। द घड़ियाल population has been at its lowest since the 1970s. What went wrong and what can we do? Romulus Whittaker and Janaki Lenin. Bird death on the dirty Yamuna. क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं? इसके रक्षित वन। वन विभागों के अनुसार देश के कुल
वन क्षेत्रों की 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और संरक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वनों पदार्थ और उनकी बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वनों के क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। समुदाय व वन संरक्षण की नीति हमारे देश में नई बात नहीं है। हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात में अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों को संरक्षण में जुड़े हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डकवा सेंचुरी घोषित कर दी, जिसने अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविधता और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराने जनजातीय विश्वास है, जिसके आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट, विविधता और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास और जिसकी आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों के मूल्य और कौमार्य के रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट, देवी देवताओं को वन कहते हैं। इन वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों के स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाला जाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते आ रहे हैं। उड़ीसा और बिहार जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियाँ हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके से आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियों और पेड़ों और पशुओं की पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर व लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नील गाय और मोर के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। क्रियाकलाप आप अपने आसपास की किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में परिचित चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाई
दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित किया तथा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों के बीच बचाव आंदोलन और नवोत्थान ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों का उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षारित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1928 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षारित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले वे समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लगभग लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय के हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फसलें लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशकों को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध ने 484 ईस्वी में इस शब्द को कहा था।